एनसीईआरटी का सार संग्रह आज से शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 से 12 तक का ये एनसीईआरटी है। वन लाइनर है टोटल। बहुत लोग इसमें से विद्यार्थी में से पढ़े भी होंगे। काफी मस्त बुक है। जिसके पास बुक है, बुक तो पढ़े ही हैं, आप एक बार स्पीड करके भी वीडियो देख लीजिएगा, मजा आएगा। मेरा गारंटी है कि बहुत अच्छा लगने वाला है। एक बार सुन लेंगे ना, मेरा लेक्चर भी इस क्लास को रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड, तो मजा आएगा। देखिए, पॉलिटी तो हम शुरू कर चुके थे और अपना क्लास नोट्स ही पढ़ा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसे नहीं पढ़ाएंगे हम। ज्योग्राफी से सोचे हैं शुरू करेंगे एनसीईआरटी के सार संग्रह को, क्योंकि मेरा क्लास नोट्स पॉलिटी स्टार्ट है। अभी 7 से 8 वीडियो मिल रहा है आप लोग को, बहुत सारा वीडियो भी मिल चुका है। तो आज से शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। देखते हैं ज्योग्राफी क्लास। हाँ, ज्योग्राफी आ गया ना। भारत का भूगोल है, भौतिक विभाजन देख लेते हैं भाई कहां से। हाँ, यहां से भूगोल शुरू होता है भारत का। आइए भूगोल को देखते हैं। भूगोल है यहाँ पे। भारत का भूगोल को देखेंगे। जूम कर लेते हैं। काफी समझने में मदद मिलेगा। पहले सामान्य परिचय देखेंगे। कहाँ का सामान्य परिचय भाई? भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। तो कहता है पहला लाइन कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। पहला पॉइंट यही है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। आइए इसका निस्तारण करते हैं। यहाँ पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में उत्तर है। आइए देखते हैं भारत कहाँ स्थित है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चलेगा आप लोग को भारत वास्तविक रूप से कहाँ स्थित है। ये ग्लोब है भारत का, समझे। और भारत को बनाते हैं। भारत है कहाँ पे देखते हैं। आप लोग को मजा आने वाला है। चीज में काफी मजा आने वाला है। समझे, थोड़ा सा 1 सेकंड सीधा होना चाहिए। ये क्या है? विषुवत रेखा है, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं। बारीकी समझिएगा। इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। अक्षांश रेखा कहेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर आप इसे भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे सर? भूमध्य रेखा कहेंगे। और क्या कर सकते हैं सर? और कह सकते हैं इसे विषुवत रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विषुवत रेखा। सभी का तात्पर्य एक ही है। विषुवत रेखा बोलिए, 0 डिग्री अक्षांश बोलिए, या फिर भूमध्य रेखा बोलिए। ये पृथ्वी के बीचों बीच में स्थित है। हमारा प्यारा भारत जो इस पे स्थित है, हमारा प्यारा भारत यहाँ पे स्थित है, इस जगह पे। आपको एक चीज बता दें हम, ये जो अगर डायरेक्शन हम मानचित्र बनाते हैं कोई मानचित्र, तो डायरेक्शन किधर होगा सर? तो ये ऊपर है। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, यानी नॉर्थ होगा। तो ऑब्वियसली नीचे दक्षिण हो जाएगा, साउथ होगा। और आप जिधर से बना रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ पूरब होगा और बायां हाथ पश्चिम हो जाएगा। तो पूरब पश्चिम है, तो मतलब सर ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो मतलब भारत स्पष्ट रूप से अगर पृथ्वी पे यहाँ है तो भारत किस गोलार्ध में हो जाएगा? धरती को अगर 2 भाग में बांटते हैं तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तर डायरेक्शन है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसको 4 भाग में बांटा जाए, कितने भाग में बांटा जाए सर? 4 भाग में बांटा जाए। 4 भाग में बांटा जाए तो भारत किस गोलार्ध में स्थित हो जाएगा? भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। किस गोलार्ध में तो स्थित हो जाएगा? भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। यही तो यहाँ पे बात है। यहाँ पे क्या था? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। पहला लाइन का निस्तारण हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखते रहिएगा ना तो आपको मजा आएगा। और
बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा आने वाला है मजा। यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं कुछ यहाँ पे, क्योंकि भारत को स्पष्ट रूप से यहाँ समझेंगे, स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझेंगे। देखिए भारत का जो ये दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है क्या है ना, संपूर्ण भारत का नहीं, हम बोल रहे हैं वास्तविक भारत का। ये वास्तविक भूखंड है भारत का, ये द्वीप समूह समेत है, समझे। तो वास्तविक भारत का जो दक्षिणी बिंदु है आपका यहाँ पे है, नाम है कन्याकुमारी, नाम है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूभाग का ये कहाँ है सर, तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन है, कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार, निचलका द्वीप को निकोबार कहा जाता है, उपरला को अंडमान कहा जाता है। तो निकोबार द्वीप समूह में सबसे निचलका निकोबार, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, जिसका नाम है पिग्मिलियन पॉइंट, आप ग्रेट निकोबार बोलिए या फिर पिग्मिलियन पॉइंट बोलिए, बात एक है। ग्रेट निकोबार या पिग्मिलियन पॉइंट है सबसे निचलका बिंदु, समझे, जिसका अक्षांशीय स्थिति क्या है सर, 6 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर या दक्षिण, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। आप कंफ्यूज आ गए हैं कि सर भारत का दक्षिण में है, तो आइए इसका निस्तार हम यहां से कर देते हैं, यहां से कर देते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए बाबू, पता होना चाहिए। यहां से देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है इस जगह कन्या क्या नाम, पिग्मिलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। तो आप समझिए विषुवत रेखा के किधर है बाबू, आप ये तो बताओ सर। विषुवत रेखा के ऊपर जा रही है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी हो जाएगा, ना कि दक्षिणी होगा। ये भारत का भले दक्षिण में है, लेकिन विषुवत रेखा के उत्तर में है। समझ में आया, आ गया होगा जितना भी होगा। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट है, जिसका नाम ग्रेट निकोबार है। वो हिंद महासागर के बंगाल के खाड़ी वाला एरिया में स्थित है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है सर, कन्याकुमारी है, भूभाग का, मुख्य भूभाग का कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में है, जिसका अक्षांशीय स्थिति क्या है सर, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी या दक्षिणी सर, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लिखना जरूरी है। यदि भारत का सबसे ऊपरी बिंदु पूछा जाए, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, क्योंकि सभी बात विषुवत रेखा के उत्तर में हो रहा है, ऊपर हो रहा है, न हो रहा है, विषुवत रेखा के कहाँ हो रहा है, उत्तर में हो रहा है, तो मतलब उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, चीजें समझ में आ रहा है। तो ये स्थित है सर। नाम क्या है सर इसका, नाम है आपका इंद्राकोल, इंद्राकोल या फिर काराकोरम आप बोल सकते हैं उसको, काराकोरम बोलिए या इंद्राकोल बोलिए। सबसे नीचल का इंदिरा पॉइंट, सबसे ऊपरला इंद्राकोल। कौल, कौल लगाएगी इंदिरा गांधी तो ऊपर लगाएगी, तो उत्तर में, इंद्राकोल ऊपर में। समझ में आ रहा है चीजें, चीजें समझ में आ रहा है। तो एक बात हम करते हैं, एक बात आपसे कर लें थोड़ा सा, कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगा, तो सबसे पश्चिमी बिंदु मतलब इधर वाला सर, पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में होगा। कहां पे हो जाएगा सर, गुजरात राज्य में होगा, जिसका नाम है गोहार मोती या गोहार माथा, गोहार माथा है, जिसका देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, जबकि पश्चिमी बिंदु जो होता है, पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है सर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो गुजरात राज्य में पड़ता है, जिसका नाम क्या है सर, गोहारमती, गोहारमाथा। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहेगा, मथुरा रहेगा, मथुरा नहीं द्वारिका रहेगा, तो द्वारिका मानना है। अब चलते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, जिसका नाम है कीबीथू। नाम क्या है सर, कीबीथू नाम है, जिसका देशांतरीय स्थिति है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है सर, 97 डिग्री 25 मिनट। ये सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, समझे। तो ये सब बात पता होना चाहिए। राज्य कौन सी जगह, अरुणाचल प्रदेश।
पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात, उत्तरी राज्य कौन हो जाएगा, उत्तरी राज्य तो होगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, लेकिन उत्तरी बिंदु किस राज्य में है, राज्य नहीं है सर, ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम भूभाग का तमिलनाडु, लेकिन सुदूर दक्षिणतम बिंदु निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार। समझ में आया, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, एक बार सुनते रहिएगा ना। तो यहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है, 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन देश है, 7वां देश है। कभी को पूछे आपसे कि विश्व में भारत का स्थान कौन स्थान पे बाबू, 7वां स्थान पे। तो सर इससे पहले कौन कौन है बता दीजिए, हम बता देते हैं। इससे पहले सबसे बड़ा देश विश्व का क्षेत्रफल में रूस, रूस के बाद कौन है सर, कनाडा, कनाडा के बाद कौन है सर, चीन, चीन के बाद कौन है सर, अमेरिका, अमेरिका के बाद कौन है सर, ब्राजील, ब्राजील के बाद कौन है सर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा प्यारा भारत है। तो ये 7वां देश है। और भारत के बाद कौन सा 8वां है, अर्जेंटीना हो जाएगा। तो एक बात तो हो गया सर, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा 3224 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। आइए इसको भी समझते हैं। देखिए पूर्व से पश्चिम, यहां से यहां सर भारत, यहां से यहां है भारत की कितनी किलोमीटर सर दूरी, तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। याद कैसे रखेंगे सर, याद रखने के लिए तरीका बाबू बताते हैं। 3 याद रखना है ना, 3 याद रखना है ना, तो 3 को लिखो 2 बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बार गुना किया सर, 2 बार किए, 2 आगे लिख दो, 2933 किलोमीटर। याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। उसके बाद उत्तर से दक्षिण बता दीजिए सर, उत्तर से दक्षिण का भी एक तरीका है, वही 3 याद रखना है, 3 याद रखना है और घटते क्रम में सजाना है। 3 के बाद 2 होता है सर, उसके बाद 1 होता है, क्या हो जाएगा 3 2 1। अब 3 के आगे क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, तो इस 4 को पीछे लिख देंगे, इधर लिख देंगे, तो 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी मतलब लद्दाख के कहां से सर, काराकोरम से, जहां से सर इंद्राकोल है, इंद्राकोल से कन्याकुमारी के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। तो सभी पहलू को समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। लेकिन अगर आपको बता दें भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32 लाख, कितना है सर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है, जिसका अगर ये संपूर्ण क्षेत्रफल है तो अगर पूरे विश्व का क्षेत्रफल को 100% माने जो भूभाग है, तो सिर्फ भारत का क्षेत्रफल कितना होगा सर, तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2.4%। मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है भाई, यहाँ पे वही बात है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 4 से 37 हम बता चुके हैं ये बात। देशांतरीय विस्तार क्या है सर, देशांतरीय रेखाएं क्या निर्धारित करती है। अगला पॉइंट प्रश्न है कि देशांतरीय रेखाएं क्या निर्धारित करती है। तो देशांतर रेखा करती है निर्धारित समय और अवस्थिति को। किसे, समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। कैसे सर, थोड़ा बता देते हैं। क्योंकि पूरब से पश्चिम क्या है सर, पूरब से पश्चिम देशांतर, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए पता चलता है पूरब में सूर्य उगती है। तो ये बात है सर, अगर सूर्य पूरब में उगती हुई प्रतीत होती है तो मतलब सर सूर्य की रोशनी पूरब से चलना प्रारंभ करेगी, तो टोटल 360 देशांतर है, तो वो चारों 360 देशांतर पार करेगी। तो मतलब अगर 360 देशांतर पार करेगी तो सर देशांतर को पार कर रही है, मतलब समय दर्शा रही है। 360 देशांतर पार करने में 24 घंटा लगे रही है, मतलब समय पार कर रही है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है, समय और अवस्थिति को। देखिए यहाँ पे है भारतीय मानक समय जो गुजरी है, आपको बता देते हैं। भारतीय मानक समय, अगर ये भारत है तो भारतीय मानक समय
प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज से, प्रयागराज के नैनी से गुजरी है, नैनी से गुजरी है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप मिर्जापुर देखेंगे, मिर्जापुर को फटाक मार देंगे। समझ में आ रहा है सर? कितने राज्यों से देशांतर रेखा, भारत का समय रेखा देखिए, भारत का इतना विस्तार है 68 7 से 97 25, इसलिए समय में अंतर 2 घंटा का हो जाएगा। इसलिए भारत के बीचों बीच में, यहां से लेके वहां तक के बीचों बीच में 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, किसको सर? पूर्वी देशांतर को समय रेखा माना गया भारत का। और यह 5 राज्यों से गुजरी है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा है मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो कितने राज्य से गुजरी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से क्या गुजरी है सर? देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरी है, जिसे आप समय रेखा कहते हैं। ये बात हो गया सर। आगे बढ़ते हैं 2.4, हाँ, ये 82.5 डिग्री कितने राज्य से गुजरी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरी है। तो ये सब बात समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रहा है? देखते हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरी है, इसे भी देख लेते हैं मानचित्र में ही। देखिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी है। कितने राज्य से गुजरी है सर? गुजरात से गुजरी है, गुजरात 1 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, तो राजस्थान से भी थोड़ा सा गुजरी है, राजस्थान हो गया आपका 2 नंबर पे। उसके बाद बहुत बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से तीसरा राज्य हो गया। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरी है करके देखा, छत्तीसगढ़ हो गया चौथा राज्य। उसके बाद हमसे अलग होके झारखंड से गुजरी है, तो 5वां राज्य झारखंड हो गया, जिससे कर्क रेखा गुजरी है। यहाँ है वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल 6ठा राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरी है। उसके बाद यहाँ त्रिपुरा है, 7वां राज्य त्रिपुरा से दे दीजिए, त्रिपुरा 7वां राज्य त्रिपुरा है, जिससे कर्क रेखा गुजरी है। उसके बाद मिजोरम है अंतिम राज्य, 8वां राज्य मिजोरम है, एमजे दे देते हैं, मिजोरम, जिससे कर्क रेखा गुजरी है। कर्क रेखा किसे कहते हैं सर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे वही सारा बात है कि 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरी है, भारत के राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। मित्र परकम छाझार इसका ट्रिक होता है, आप देख लीजिएगा। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है? तो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, कर्क रेखा बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, वो रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोहरमथा गुजरात में, ये सब बता ही दिए। कीवीथू में है पूर्वी बिंदु कीवीथू हो जाएगा, ये बात कर लिए हम। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी कर दिए। भारत का मानक समय जिसे IST कहते हैं, ये भी 5 राज्यों से गुजरी है 82.5 डिग्री, ये भी बता दिए आपको। आगे बढ़ते हैं भारतीय राजनीतिक मानचित्र को, आइए कुछ समझते हैं। राजनीतिक मानचित्र आपको दिखाई कम दे रहा होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे बात यह है कि डिस्प्ले बहुत कम हो रहा है। तो भारत का राजनीतिक मानचित्र देखें ना, तो वर्तमान भारत में 28 राज्य है। कितना राज्य है सर? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसे आप संघ शासित प्रदेश कहते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, समझे? तो कौन कौन राज्य है सर? तो हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य हो जाएगा। आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वो दोनों। हिमाचल प्रदेश पंजाब हो जाएगा, हरियाणा है, राजस्थान है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड है, इधर बिहार है अपना। उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात है यहाँ पे। यहाँ सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान मिलेगा आपको। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान, उसके बाद दूसरा राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद तीसरा राज्य महाराष्ट्र है क्षेत्रफल में, चौथा राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा क्षेत्रफल में। याद रखिएगा, समझे? यहाँ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है,
पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, केरल राज्य है और गोवा भी एक राज्य है। इधर राज्य है सिक्किम एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ये सभी राज्य है, कुल 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश भी 8 है। यहाँ पे लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे चंडीगढ़ है यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली है। उसके बाद दमन एवं दीव एवं दादर नगर हवेली को मिला दिया गया। उसके बाद यहाँ पे पांडिचेरी एक द्वीप समूह है, द्वीप नहीं, पांडिचेरी एक क्या है सर, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कितना कितना है। और आपको एक बात बता देते हैं जो याद करने योग्य है कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जबकि दूसरा राज्य आपका महाराष्ट्र होगा, और तीसरा राज्य आपका बिहार हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे नंबर पे है सभी राज्यों में, और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या बिहार से कम है, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये जनसंख्या के आधार पे घटते क्रम, समझे। और क्षेत्रफल में राजस्थान 1 नंबर पे है, और मध्य प्रदेश 2 नंबर पे, महाराष्ट्र 3 नंबर पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश 4 नंबर पे है क्षेत्रफल में। ये सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, पूरे कंठस्थ याद होना चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत के मानक समय, भारत के भूमि। चलिए, यहाँ पे बात है कि भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। देखिए, भारतीय मानक समय जो है सर, भारतीय मानक समय जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये दोनों एक दूसरे कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। अब भारत का जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है सर, मुख्य भूमि की जो भारत का मुख्य भूमि है, उसकी लंबाई कितना है सर, 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है। देखिए, म्यांमार है पूर्वी देश म्यांमार, जिसे प्राचीन काल में बर्मा कहा जाता था। थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको ज्यादा समझ में ढंग से आएगा। तो म्यांमार जो देश है सर, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान यहाँ पे है, पुराना एडिशन है। लेकिन आपको पता है 2021 के जनगणना के अनुसार भारत चीन को भी पछाड़ के आगे निकल जाएगा अगस्त तक में। अगर हमें ये निकल चुका है, मान लीजिए निकल गया है, मान लेंगे क्या, अभी भारत विश्व का पहला स्थान रखता है जनसंख्या में, तो चीन को पीछे कर दिया है जनसंख्या में। अचरज लग रहा है, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो असम की कुल 7 राज्यों से लगती है, जिनके बता देते हैं। पश्चिम बंगाल से लगती है असम की सीमा, मेघालय से लगती है 2, अरुणाचल प्रदेश से 3, नागालैंड से 4, मणिपुर से 5, मिजोरम से 6, त्रिपुरा से 7 राज्य से लगती है, समझे। तो ये 7 राज्य से लगती है असम की सीमा। रॉस द्वीप यानी नील द्वीप या हैवलॉक द्वीप को का परिवर्तित नाम क्या है, जिसे आप रॉस द्वीप कहते हैं। नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यहाँ पे नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, एवं हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आपको मिलेगा। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होती है। देखिए, भारत पाक जल संधि से अलग होती है। यदि पाक जल संधि ऑप्शन में नहीं हो, मन्नार की खाड़ी हो, तो मन्नार की खाड़ी से भी भारत अलग होती है निचले क्षेत्रों में। जो तमिलनाडु से लगा हुआ क्षेत्र है, तो भारत की श्रीलंका से किससे अलग होती है, पाक जल संधि से अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के कौन सा राज्य तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक राज्य है, नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सीमा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, भारत के महत्वपूर्ण चैनल देख लेते हैं।
महत्वपूर्ण चैनल में देख देते हैं। 9 डिग्री चैनल अलग करते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। लक्ष्य को अक्षो ले लीजिए, इधर मी ले लीजिए तो लक्ष्मी हो जाएगा। तो लक्ष्मी अलग होती है 9 डिग्री से। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखते हैं लक्ष्य का ले लीजिए। लक्ष्य क्या लेना है सर? लक्ष्य, लक्षद्वीप का लक्ष्य लेना है और मिनिकॉय का मी लेना है, समझे? तो लक्ष्मी अलग होती है 9 डिग्री चैनल से। 8 डिग्री चैनल से मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। मालदीव का माँ से मालदीव का माँ ले लीजिए और मिनिकॉय का मी ले लीजिए। मामी, लक्ष्मी मामी अलग होती है 8 डिग्री से। ग्रेट या महान चैनल जिसे आप सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग जो करती है, समझे? ग्रेट निकोबार जो भारत का सबसे निचला बिंदु है, जहां पे इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा द्वीप को जो अलग करती है वो ग्रेट चैनल अलग करती है। पाक स्टेट जिसे आप पाक जल संधि कहते हैं वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। महिमा क्रीक या निवेशिका किससे अलग होती है? एक पतली सी निवेशिका मुंबई के पास है, समझे? कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात में है। गुजरात में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला कच्छ की खाड़ी कहलाता है, जबकि ये वाला एरिया खंबात की खाड़ी कहलाता है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना वाला एरिया, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती मिलेगी आके। लक्षद्वीप समूह कहाँ है सर? लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में लक्षद्वीप समूह है। आगे बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ है सर? मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु से श्रीलंका के मध्य। अभी तुरंत बताए ना, तमिलनाडु वाला हिस्सा और श्रीलंका से जो अलग होती है मन्नार की खाड़ी है। तिलैया मन्नार एक द्वीप है श्रीलंका के पास, उसी के नाम से इसका मन्नार की खाड़ी पड़ा है। कोको स्टेट यानी जल मरुमध्य, कोको जल मरुमध्य जिसे कहते हैं। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको द्वीप भारत का हिस्सा नहीं है। कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है और वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है, लेकिन उस द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है और उसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप म्यांमार है, उत्तरी अंडमान को कोको स्टेट से अलग होती है। डंकन पास दक्षिण अंडमान को और लघु अंडमान के मध्य भी स्थित क्या है? डंकन पास। और 10 डिग्री चैनल अलग होती है अंडमान और निकोबार के मध्य है। अंडमान को निकोबार से किस चैनल से के द्वारा अलग होती है भाई? 10 डिग्री चैनल। या फिर अंडमान को निकोबार से किस चैनल द्वारा अलग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल द्वारा। अगला देखते हैं क्या है भाई? विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं समृद्ध राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश। आइए देखते हैं भाई। बांग्लादेश, देखिए भारत की सीमा कुल 7 देशों के साथ लगी है। बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी लगी है 4096 किलोमीटर, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद चीन के साथ जो लगी रेखा है 3488 किलोमीटर है, लेकिन मैकमोहन रेखा यहाँ पे चीन के साथ दे दिया है ना, लेकिन संपूर्ण चीन के साथ थोड़ी लगी है बाबू, संपूर्ण चीन के साथ नहीं लगी है, संपूर्ण चीन के साथ नहीं लगी है। तब किसके साथ लगी है सर? तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा में मैकमोहन रेखा लगी है। और उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर बचपन में एमबीए करने का सपना था, अगर ये ट्रिक याद करिएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं आपका क्या जी? हम बोले बचपन में क्या करने का सपना था? एमबीए करने का। देखते हैं एमबीए। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। घटते क्रम में समझ में आया? तो ये ट्रिक है, वो भी याद रखिएगा। सीमा से समृद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या देखिए 5। देखिए बांग्लादेश से जो सीमा लगती है 5 राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से। उसके बाद चीन से जो सीमा लगती है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से। यही अरुणाचल प्रदेश से जो चीन का सीमा लगती है उसे आप मैकमोहन रेखा कहेंगे। 5वां हो जाएगा क्या भाई? पाकिस्तान से कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। किससे सर? गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख 5। तब बताते हैं 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाती है कौन?
पाकिस्तान बनाती है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो कभी को पूछे पाकिस्तान भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाती है? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से बनाती है। उसके बाद नेपाल से सीमा सर, नेपाल से सीमा बनाती है 5 जगह है। उत्तर प्रदेश राज्य से बनाती है, बिहार से बनाती है, पश्चिम बंगाल से बनाती है, सिक्किम से बनाती है, उत्तराखंड से बनाती है। ये 5 राज्य है। तो नेपाल के साथ 5 राज्य से सीमा बनाती है। ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। और आपका ये जो क्या से म्यांमार से सीमा बनाती है 4 राज्य। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ये 4 राज्य बनाती है म्यांमार से सीमा। उसके बाद भूटान से सीमा कितना राज्य बनाती है सर? तो पश्चिम बंगाल 1 राज्य, सिक्किम दूसरा राज्य, अरुणाचल प्रदेश तीसरा राज्य, असम चौथा राज्य। तो 4 राज्य सीमा बनाती है किससे? अफगानिस्तान से। कुल कितना किलोमीटर सर? 106 किलोमीटर। भूटान से 699, लेकिन सबसे कम अफगानिस्तान के साथ सीमा 106 किलोमीटर का है, जो लद्दाख वाला क्षेत्र से बनाती है, जो पीओके का एरिया है। लेकिन हम लोग उस बात को नहीं बोलेंगे, और उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा हम आए दिन और कई किताबों में देखते हैं। डुरंड लाइन किसके किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोल देता है, जो गलत उत्तर है। गलत उत्तर क्यों है? क्योंकि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोलते हैं तो आप क्लियर स्पष्ट ना कर दिए कि पीओके वाला एरिया भारत का नहीं है। यदि भारत का पीओके वाला एरिया है तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनेगा हमेशा 106 किलोमीटर का, जिसका नाम होगा डुरंड रेखा। तो 15,106 किलोमीटर कुल है, समझे। और अगर कुल को जोड़ा जाए तो 15,200 किलोमीटर हो जाता है, 200 किलोमीटर हो जाता है। अगर घटा बढ़ा के देखा जाए तो आपको 15,200 याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा के बारे में कुछ बातें हैं जिसे जानना चाहिए आपको। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान, जब अंग्रेज का शासन भारत में चल रहा था, तो भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में, मतलब अरुणाचल प्रदेश के पास उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामांकन सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। देखिए अब प्रश्न आएगा कैसे? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस समझौता के तहत हुआ है? तो शिमला समझौता के तहत हुआ है। कब हुआ है? 1914 में हुआ है। क्यों मैकमोहन रेखा नाम रखा गया? क्योंकि हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में ये बात था, समझे। तो सब बात हो गया। मैकमोहन रेखा क्या पूरा चीन के साथ है? नहीं। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। आइए देख लेते हैं रेडक्लिफ रेखा के बारे में। रेडक्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात, मतलब जब विभाजन हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, 17 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ है, समझे। तो 17 अगस्त 1943 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाने जाते हैं। 17 अगस्त 1947 को जो सीमा का निर्धारण किया गया रेडक्लिफ साहब की अध्यक्षता में, उस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। किसके कमीशन द्वारा? बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरली रेडक्लिफ थे। अध्यक्ष कौन थे? सर सिरली रेडक्लिफ, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया, समझे। काराकोरम, यहाँ पे एक पॉइंट है, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न अभी कभी को आपसे पूछ दे कि उच्च एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, किसको मारना है? काराकोरम श्रेणी को मारना है। काराकोरम श्रेणी को मारना है। समझ में आ रहा है चीजें? भारत के बारे में देखिए, भारत के बारे में बहुत बात हो जाएगा, काहे कि 2 वीडियो में आएगा, 2 वीडियो में कर देंगे, काहे कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मजा नहीं। भौतिक विभाजन दूसरा चैप्टर है, हाँ नहीं खत्म कर देते हैं।
एक दृष्टि में देख लेते हैं ये सब, समझे। देखते हैं क्यों खत्म युग हो जाएगा। देश का नाम क्या है सर? भारत। अन्य नाम क्या है? आर्यावर्त। आर्यों की भूमि होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। जम्बूद्वीप कहा गया है इसे, भारतवर्ष किया कहा गया है इसे, क्योंकि भारत की भूमि थी। हिंदुस्तान कहा गया है क्योंकि सिंधु नदी के नाम पे ही सो का उच्चारण हो अरब वासियों ने किया था, इसलिए हिंदुस्तान की जगह हिंदुस्तान। उसके बाद अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया, इंडस यूनानियों ने नाम दिया था। राजधानी नई दिल्ली है। क्या भाई? राजधानी नई दिल्ली है। राजधानी। भौगोलिक स्थिति क्या है सर? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर गोलार्ध में स्थित है। लेकिन आप उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी याद रखिएगा, हम बता चुके हैं वीडियो के प्रारंभ में ही। अक्षांशीय विस्तार कितना है सर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार कितना है सर? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट पूर्वी देशांतर आप बोलेंगे, मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, समझे, याद रखना पड़ेगा। ज्यामितीय आकार क्या है सर? चतुष्कोणीय है। भारत चतुष्कोणीय है ना, देख रहे हैं। और मानक समय की यहाँ सर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद, अब तो इसका नाम क्या रखा गया? प्रयागराज के समीप मिर्जापुर के समय, यानी नैनी से, नैनी जगह का नाम है नैनी, ये नैनी भी याद रखेगा, मिर्जापुर भी याद रखेगा। ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, समझे, जिसका देशांतर स्थिति है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत के 5 राज्यों से गुजरी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी है। ये बात आपको पहले भी बताएं, समझे। भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार में देखते हैं लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, बढ़ा दिए पूर्व से पश्चिम 2933, स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, आप 15,200 याद रखिएगा, 15,200 याद रखिएगा। जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा कितना है सर? समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक है। जलवायु क्या है सर? मानसूनी जलवायु है भारत का। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4% है। सब बात बता दी है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है सर। कुल जनसंख्या कितना है? ये बात तो 2021 का जनगणना आएगा तो उसका नया आंकड़ा आप याद करिएगा, ये पुराना हो चुका है, समझे। पुरुष का जनसंख्या ये सब आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या सब 2011 के जनगणना अनुसार है, ये सब फेल हो चुका है। यहां पे कुछ फैक्ट को देखते हैं इधर वाले। कुल साक्षरता दर ये सब 11 के जनगणना से है, आपको ये सब याद नहीं रखना है। फिर भी कुछ बातें हैं जिसे याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार कितना है सर? 10.7% क्षेत्र में सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार कितना सर? 18.6% में पूछता है ये सब। पठारी क्षेत्रों का विस्तार कितना है सर? 27.7% में पठारी, जैसे उत्तर भारत का विशाल पठार। मैदानी क्षेत्रों का विस्तार 43% है। 43% मैदान है। मैदान कहाँ है सर? उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटीय मैदान, ये सब क्या है सर? मैदानी तो है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। कौन कौन है सर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसे आप मित्र पर गमछा झाड़ नामक ट्रिक से याद रख सकते हैं। द्वीपों की संख्या, भारत के पास द्वीपों की संख्या कितना है सर? द्वीपों की संख्या है निर्जन सहित, मतलब जहां पे मानव नहीं वास करता है, कुल 1208 द्वीप भारत के पास है। निर्जन समेत, निर्जन मतलब जहां पे कोई जन नहीं रहता हो, कोई मानव नहीं रहता हो, लेकिन वो भारत के हिस्से में है। कुछ पे मानव रहता है, कुछ पे मानव नहीं रहता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुल 18 है। तेल शोधन शालाओं की संख्या 23 है, ये बदल चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सब बदल चुका है। बड़े बंदरगाहों की संख्या, हाँ ये वही है, बड़े बंदरगाहों की संख्या कुल है अभी भी 13 है। राष्ट्रीय पशु कौन है भाई? बाघ है। वैज्ञानिक नाम क्या है सर? पैंथेरा टिग्रिस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु कौन है हमारा? बाघ है।
वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है सर? हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी हो जाएगा, समझे। राष्ट्रीय पक्षी कौन है सर? मोर। वैज्ञानिक नाम क्या है सर? पोवो क्रिस्टेटस, समझे। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है सर? बरगद। बरगद का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है बाबू, याद रखना है। वैज्ञानिक नाम क्या है सर? फाइकस वैंगलिनेसिस, समझे। राष्ट्रीय पुष्प क्या है सर? कमल। वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो निशिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है सर? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान कौन है सर? जन गण मन। गायन समय 52 सेकेंड। और रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत कौन है सर? वंदे मातरम। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गायन समय कितना है सर? 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड। राजकीय भाषा क्या है सर? हिंदी। राजकीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा हमारा कोई नहीं है अभी। राष्ट्रीय लिपि कौन है सर? देवनागरी लिपि राष्ट्रीय लिपि है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य कौन है सर? सत्यमेव जयते। स्रोत कहाँ सर? मुंडोपनिषद से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर इंपॉर्टेंट? सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में किस उपनिषद से? मुंडोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज कौन है सर? तिरंगा है। तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज मेरा। केसरिया, ऊपर में केसरिया, बीच में हरा, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे बीच में सफेद, नीचे हरा हो जाएगा। उसके बाद सफेद में नीले कलर का 24 तीली है चक्र, जो अशोक स्तंभ से प्रेरित है। राष्ट्रीय नदी कौन हो जाएगा? गंगा है। राष्ट्रीय नदी हमारा कौन है? गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन, जिसे आप सोस कहते हैं। इसका नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। पुदुचेरी की भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु कराईकल, तमिलनाडु में कराईकल है, केरल में माहे है, आंध्र प्रदेश में यमन राज्य में स्थित है। याद रहेगा ये सब चीज। तो ये बता भारत का स्थिति एवं विस्तार से कुछ बात। कल अगले वीडियो में भौतिक विभाजन को देखेंगे। उसके बाद इसी तरह हम महेश वनवाल को कंप्लीट कर देंगे पॉलिटी के साथ साथ। सब लोग वीडियो पे बने रहिएगा, देखिएगा, मजा आएगा। पूरा ज्योग्राफी, पूरा किताब महेश वनवाल पढ़ा देंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, जितना भी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करा देंगे। आप बने तो रहिए, दोस्त को जोड़ा कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से। और 8 बजे वाला बैच में लाइव जुड़ा कीजिए आप लोग। और ये किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको बता दें, ये दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बिहार पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और किसके लिए सर? बीपीएससी टीचर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, झारखंड पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट होगा, दिल्ली पुलिस के लिए, आप एसएससी के लिए इसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। मतलब सभी एग्जाम के लिए महेश कुमार वर्णवाल इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत अच्छा बुक है, हम 2 बार पढ़ चुके हैं, इस 2 बार पढ़ चुके हैं। आप भी 1-2 बार अगर पढ़े हैं, फिर भी पढ़ने के बाद भी आप एक बार वीडियो को देख लेंगे ना, तो हम गारंटी देते हैं कुछ बातें आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।